बोलिविया का जल युद्ध। बोलिविया का जल युद्ध। नेपाल अथवा पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना अथवा उसके पुनरुद्धार की बातें बताती है, लेकिन जनसंघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। बोलिविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष। माओवादी। चीनी क्रांति के नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी माओवादी मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को काट फेंकना चाहते हैं। बोलिविया का जल युद्ध। बोलिविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जनसंघर्ष अंदरूनी रहता है। बोलिविया लातिन अमेरिका का एक गरीब देश है। लातीनी अमेरिका का। बिस्मैक ने यहाँ की सरकार पर नगरपालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। बिस्मैक ने यहाँ की सरकार पर नगरपालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। बिस्मैक ने सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल 1000 रुपये तक जा पहुंचा, जबकि बोलिविया में लोगों की औसत आमदनी 5000 रुपये महीना है। इसके फलस्वरूप स्वतःस्फूर्त जनसंघर्ष भड़क उठा। सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया और इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों की कामयाब हड़ताल की। सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई। फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन किया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। भाई प्राइवेट ही तो होती है। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया और जलापूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम कर दी गई। इस आंदोलन को बोलिविया के जलयुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो बिस्मैक ने क्यों इंटरफेयर किया था इसमें? बिस्मैक लोकतंत्र और जनसंघर्ष। क्या आप यह बताना चाहते हैं कि हड़ताल, धरना प्रदर्शन और बंद जैसी चीज़ें लोकतंत्र के लिए अच्छी हैं? विरोध प्रदर्शन करने का यही तरीका है। लोकतंत्र और जनसंघर्ष, इन दो कथाओं का संदर्भ बड़ा अलग अलग है। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलिविया के जनसंघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया। बोलिविया का जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे हैं, लेकिन इनके प्रभाव के स्तर अलग अलग थे। इन अंतरों के बावजूद दोनों ही कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक। ये दो कथाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई, यानी कि इकट्ठी हुई। जनसंघर्ष की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। अगर आपको कक्षा 9 के पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय की याद हो तो आप पहचान जाएंगे कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है। पहले अध्याय की याद हो तो आप पहचान जाएंगे कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है। इस तरह हम इन दो उदाहरणों से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला है, लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है। लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है। यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाएं और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का संघर्ष न हो, फिर भी इसे अपवाद भी कहा जाएगा। लोकतंत्र की निर्णय घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। ऐसी घड़ी जब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो, उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो अथवा लोकतंत्र की जड़ मजबूत होने की प्रक्रिया में हो। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी क्या है? शायद इकट्ठा होना।
संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। संभव है कभी कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूद संस्थाओं, मुस्लिम संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाए, लेकिन जब विवाद ज़्यादा गहन होता है तो ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती है। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनके बाहर यानी जनता के माध्यम से होता है। ऐसे संघर्ष में लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। ऐसे संघर्ष में लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। यह बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतःस्फूर्त होने का भाव भी कहीं न कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वतःस्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतःस्फूर्त होने का कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतःस्फूर्त होने का भाव भी कहीं न कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वतःस्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। संगठित राजनीति कई माध्यम हो सकते हैं। ऐसे माध्यम में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल है। क्या इसका मतलब यह हुआ कि जिस पक्ष ने ज़्यादा संख्या में लोग जुटा लिए वह अपना चाहा हुआ सब कुछ हासिल कर लेगा? क्या हम यह माने कि लोकतंत्र का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस? सन 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक प्लाईवुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। सन 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक प्लाईवुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को लगभग 30,000 हेक्टेयर ज़मीन 40 सालों के लिए एक तरह से मुफ्त में दे दी गई। 30,000 हेक्टेयर ज़मीन 40 सालों के लिए। इसमें से अधिकांश ज़मीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के लिए चारागाह के रूप में करते थे। कंपनी ने इस ज़मीन पर यूकलिप्टस के पेड़ लगाने शुरू किए। इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज़ बनाने की लुगदी तैयार करने के लिए किया जाता था, यानी कि ये सब यूकलिप्टस सफ़ेदा को बोलते हैं। इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज़ बनाने की लुगदी तैयार करने के लिए किया जाना था। सन 1987 में कित्तिको हिच्चिको अर्थात तोड़ो और रोपो नाम का एक आंदोलन शुरू हुआ। 1987 में कित्तिको हिच्चिको अर्थात तोड़ो और रोपो का नाम एक आंदोलन शुरू हुआ। ये बताइए कित्तिको हिच्चिको क्या है? तोड़ो और रोपो 1987 कर्नाटक की बात आ रही है। तो सरकार ने तो बनाई थी ये कंपनी, कर्नाटक प्लाईवुड लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई कर्नाटक सरकार ने। नाम एक आंदोलन शुरू हुआ। इसमें अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता अख्तियार किया। लोगों ने यूकलिप्टस के पेड़ तोड़े और उसकी जगह वैसे पेड़ों के बगीचे लगाए जो जनता के लिए फायदेमंद थे। नीचे कुछ समूह के नाम दिए गए। अगर आप इनमें से किसी भी समूह में होते तो अपने पक्ष के समर्थन की दलील देते। स्थानीय किसान, पर्यावरणवादी कार्यकर्ता, उपयुक्त कंपनी में काम करने वाले अधिकारी अथवा कागज का उपभोक्ता। क्या इसका मतलब यह हुआ कि जिस पक्ष ने ज़्यादा संख्या में लोग जुटा लिए वह अपना चाहा हुआ सब कुछ हासिल कर लेगा? क्या हम ये माने कि लोकतंत्र का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस? लामबंदी और संगठन।
इससे पहले अपन ने ये पढ़ चुके हैं। माओवादी। नेपाल के रो राजनीतिक दल रैली में लोकतंत्र की बहाली की मांग करते हुए। जो आया भाई है। सेवन पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन SPA। नेपाल और बोल्वियम जनसंघर्ष। लामबंदी और संगठन। आइए हम ऊपर के दो उदाहरणों की तरफ लौटें और उन संगठनों की बात करें जिनके बूते ये संघर्ष से सफल हुए। हमने देखा कि नेपाल में अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों के गठबंधन यानी कि SPA ने किया था। इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ न कुछ सदस्य संसद में थे। लेकिन इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ न कुछ सदस्य संसद में थे। लेकिन इस जनसंघर्ष के पीछे सिर्फ SPA ही नहीं था। इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने भी भाग लिया था, जिससे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी। इसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था। नेपाल के जनसंघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन और उनके परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया। अन्य अनेक संगठनों मसलन मूलवादी लोगों के संगठन तथा शिक्षक, वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलिविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। इस आंदोलन का नेतृत्व पेडेकोर नामक संगठन ने किया। इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखाना मजदूरों के संगठन के परिसंघ, कोच बम्बा विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शहर में बढ़ती बेघर वार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया। सन 2006 में बोलिविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल हुई। सोशलिस्ट पार्टी। इन दो उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि एक लोकतंत्र व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। ये संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। इसके लिए पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है। लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं करता। संभवतः नागरिक की इच्छा न हो अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे जरूरत न महसूस होती हो। संभव है उसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव हो और वह ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता हो। बहरहाल ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके हैं। संभव है उसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव और वह ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता हो। बहरहाल ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके हैं जिनके सारे लोग सरकार से अपनी मांग अथवा नज़रिए का इजहार कर सकते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों अथवा नज़रियों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां कर सकते हैं। इसे हित समूह अथवा दबाव समूह कहते हैं। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। ऐसे समूह को आंदोलन कहा जाता है। ऐसे समूह को आंदोलन कहा जाता है। दबाव समूह और आंदोलन। दबाव समूह और आंदोलन।
बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह किसे कहते हैं? दबाव समूह पार्टी दबाव समूह का ही काम करती है। दबाव समूह और आंदोलन बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और मुंगेरी लाल के सपने जारी रहते हैं। गरीबी हटाओ, फील गुड, प्रो अमेरिकन ट्रेड एंड फॉरगन पॉलिसी IUTUC, भोपाल गैस विक्टिम गेटिंग सबस्टैंडर्ड ड्रग्स NGOs, जर्नलिस्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट असिस्टेंट ऑफ ए फोटोग्राफर, सेज ओनली वे फॉरवर्ड फॉर जॉब ग्रोथ से CII, Rafs hope that their side of the story will be heard too. Demand the insurance, timely refund of pet attack of the Lee stands. अखबार के इन कतरनों में जिन दबाव समूह का जिक्र किया गया, क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? वे क्या मांग कर रहे हैं? अखबार के इन कर्तनों में जिन दबाव समूह का जिक्र किया गया है, क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? वे क्या मांग कर रहे हैं? सेज ओनली वे फॉरवर्ड फॉर जॉब ग्रोथ से CII। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के किसान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने, अथवा में हिस्सेदारी करने का नहीं होता। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। ऊपर की चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसी बातों से हुआ जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते। नेपाल में हुए जनसंघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। नेपाल में जनसंघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। हम अक्सर कई तरह की सामूहिक कार्रवाइयों के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार होता सुनते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना का अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन। दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दबाव समूह के विपरीत आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है। आंदोलनों में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं। आंदोलन जनता की स्वस्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, न कि दबाव समूह पर। वर्ग विशेष के हित समूह और जन सम्मान के हित समूह। हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ और पेशेवर, वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि। वकील आदि के निकाय इस दबाव समूह के उदाहरण है। ये दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं क्योंकि वे समाज के किसी खास तबके, मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति आदि प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के ही हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये संगठन सर्वसामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं जिनकी रक्षा जरूरी होती है। संभव है ऐसा संगठन जिस उद्देश्य को पाना
चाहता हो, उससे इसके सदस्यों को कोई लाभ न हो। बोलिविया का फेडेकोर नाम का संगठन ऐसे ही संगठन का उदाहरण है। फेडेकोर। नेपाल के मामले में हमने देखा कि वहाँ मानवाधिकार के संगठनों ने भी भागीदारी की थी। हमने ऐसे संगठनों के बारे में कक्षा 9 की किताब में पढ़ा था। इन दूसरे किस्म के संगठनों को जनसामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है। मिसाल के लिए हम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूह का नाम ले सकते हैं। ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरी के बोझ तले पिस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं। कुछ मामलों में संभव है कि जनसामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्यों को साधने के लिए आगे आएं, जिससे बाकियों के साथ साथ उन्हें भी फायदा होता हो। उदाहरण के लिए वाम सेप, बैकवर्ड एंड मॉनिटरिंग कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। वाम सेप बैकवर्ड एंड मॉनिटरिंग माइनॉरिटी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का नाम लिया जा सकता है। यह मुख्यालय सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। आंदोलनकारी समूह है, दोबारा देख लें। उदाहरण के लिए वाम सेप, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन BAMCEF का नाम लिया जा सकता है। वाम सेप किस आंदोलन से संबंधित था? यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। कुछ समाज के किसी एक तबके के ही हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये संगठन सर्वसामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं जिनकी रक्षा जरूर होती है। संभव है ऐसा संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहता हो उससे इसके सदस्यों को कोई लाभ न हो। बोलिविया का फेडकोर संगठन कहाँ है? बोलिविया में। नाम का संगठन ऐसे ही संगठन का उदाहरण है। नेपाल के मामले में हमने देखा कि वहाँ मानवाधिकार के संगठनों ने भी भागीदारी की थी। हमने ऐसे संगठनों के बारे में कक्षा 9 की किताब में पढ़ा था। इन दूसरी किस्म के संगठनों को जन सामान्य के समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है। मिसाल के लिए हम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूह का नाम ले सकते हैं। ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरी के बोझ तले पिस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं। कुछ मामलों में संभव है कि जनसामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्यों की साधने के लिए
आ गए हैं, जिससे बाकियों के साथ साथ उन्हें भी फ़ायदा होता हो। उदाहरण के लिए बामसेप, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, बैमसेप का नाम लिया जा सकता है। ये मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। आंदोलनकारी समूह है। विकिपीडिया। जमीन के अधिकार को लेकर विरोध प्रदर्शन। पश्चिमी जावा इंडोनेशिया के किसान सन 2004 में एक दिन पश्चिमी जावा इंडोनेशिया के लगभग 15,000 भूमिहीन किसान इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। किसान अपने परिवार के साथ आए थे और भूमि सुधार की मांग कर रहे थे। किसानों का कहना था कि हमें अपने फार्म वापस लौटा दिए जाएं। वे विश्व व्यापार संगठन और उसके विध्वंस नियम कानूनों का विरोध कर रहे थे। उसके विध्वंसक नियम कानूनों का। प्रदर्शनकारियों का नारा था, जमीन नहीं तो वोट नहीं। उनका ऐलान था कि अगर किसी उम्मीदवार ने भूमि सुधार का पक्ष नहीं लिया तो वे इंडोनेशिया में हो रहे राष्ट्रपति पद के पहले प्रत्यक्ष चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आगे चलते हैं। बामसेप। बामसेप का नाम है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, बैमसेप बोलिविया का है। नहीं, बोलिविया का वो अलग है। बोलिविया का तो है फेडकोर, फेडेकोर, फेडेकोर। बैमसेप। आंदोलनकारी समूह। दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल रहते हैं। ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे इनकी एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन ज़्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समयावधि में हासिल करना चाहते हैं। नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलनों का विशिष्ट उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए वैध करना। इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे आंदोलन का अच्छा उदाहरण है। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए। यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था। धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण किया। इसने सभी बड़े बांधों और विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाए जिसमें बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया जाता है। ऐसे आंदोलनों में नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है और उसका संगठन भी होता है, लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलनों के वर्क्स उन आंदोलनों को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं और जिनमें एक से ज़्यादा मुद्दे होते हैं। पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ठेठ ऐसे ही आंदोलनों की मिसाल है। ऐसे आंदोलनों के नियंत्रण अथवा दिशा निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता। पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन तथा खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल है। इन सब के संगठन अलग अलग है। मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट NAPM, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट NAPM, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट ऐसा ही संगठनों का संगठन है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक है। यह संगठन अपने देश में अनेक जन आंदोलन गतिविधियों को तालमेल बैठाने का काम करता है। NAPM, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं। गलत पढ़ रहे हैं क्या अपन? इन सब के संगठन अलग अलग हैं। इसके बाद में कौन सा आएगा?
ये आएगा। नेतृत्व अलहदा है और नीतिगत मामलों पर अक्सर इनकी राय अलग अलग होती है। इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के ये साझीदार हैं और इनका दृष्टिकोण एक जैसा है। इसी वजह से इन्हें एक आंदोलन यानी पर्यावरण आंदोलन का नाम दिया जाता है। कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलन का एक ढीला ढाला सा सर्वसमावेशी संगठन होता है। मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट ऐसा ही संगठनों का संगठन है। विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक हैं। यह संगठन अपने देश में अनेक जन आंदोलनों की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम करता है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं? दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं। दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे अधिकार समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान न दे। ज़्यादा ध्यान दें। ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ तथा अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और अधिकारियों के निकायों में शिरकत कर सकते हैं। हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। आंदोलनों की राजनीतिक विचारधारा होती है और बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष होता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं। अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं अथवा उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों से है। ऐसे दबाव समूह के अधिकतर नेता अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया। और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। असम आंदोलन चलाया और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। सन 1930 और 1940 के दशक में तमिलनाडु में समाज सुधारक आंदोलन चले थे। डीएमके और एआईडीएमके जैसी पार्टी की जड़ें इन समाज सुधारक आंदोलनों में ढूंढी जा सकती है। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। सन 1930 और 1940 के दशक में तमिलनाडु में समाज सुधार का आंदोलन चले। डीएमके और एआईडीएमके जैसी पार्टी की जड़ें इन समाज सुधार का आंदोलनों में ढूंढी जा सकती है। डीएमके और एआईडीएमके है ना, और जो AIADMK
के, AIADMK 1930-1940। तमिलनाडु में अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। आंदोलनकारी समूह ने नए नए मुद्दे उठाए हैं और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया है। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह से आते हैं। क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? कुछ रहा है उनको देख लेते हैं। समाचार के इन कतरों में किन सामाजिक आंदोलन का जिक्र है? ये आंदोलन क्या प्रभाव कर रहे हैं और समाज के किस तबके को लामबंद करने की कोशिश में जुटे हैं? KSSP डिमांड ट्रांसपेरेंसी एंड ADB लोन्स। हर आदिवासी हरिजन को जमीन पट्टा दो। टेबल वुड्स ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट। MP ट्रिबल शीप फुल राइट ऑफ द फॉरेस्ट लैंड्स। सोशल इंडस्ट्री यूनिकवर्स इन्फ्लुएंस इन राजस्थान। राइट टू इंफॉर्मेशन। कई लोकतंत्र सरकार अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार RTI प्रदान करती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हमारी संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है। नागरिक इस कानून के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों से उनकी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि यह कार्टून इस कानून के पालन में नौकरशाही की अवरोधी भूमिका को बड़ा चढ़ा कर दिखाता है? जनवरी 1, 1993। A piece of the commerce for the fear and not for the heart in the opposite of peace. Kersnodice. Kissing. Where are you dear ones? क्या है? मिसिंग है। मिसिंग। शांति। सामाजिक आंदोलन और दबाव समूह नागरिकों को कई तरह से लामबंद करने की कोशिश करते हैं। इस कोलाज में कुछ ऐसे ही तरीकों को दिखाया गया है। क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं वे क्या मांग कर रहे हैं? दबाव समूह और आंदोलन। मुझे यह लामबंदी का जुमला पसंद नहीं आता। ऐसा जान पड़ता है मानो आदमी ने हुए आलू के बोरे हो। पेड़कौर। कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड नाम से। कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड नाम से। क्या इसका मतलब यह हुआ कि जिस पक्ष ने ज़्यादा संख्या में लोग जुटा लिए वह अपना चाहा हुआ सब कुछ हासिल कर लेगा? क्या हम यह माने कि लोकतंत्र का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस? क्या आप यह बताना चाहते हैं कि हड़ताल, धरना प्रदर्शन और बंद जैसी चीज़ें लोकतंत्र के लिए अच्छी हैं? बोलिविया का जल युद्ध। नेपाल और बोलिविया में जनसंघर्ष। ठीक। अब कौन सा यहाँ है? कहाँ थे अपन? यहाँ थे।
ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। मजदूर संगठन, ये पढ़ लिया अपन ने। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापन होना, ये पढ़ लिया है। अब यहाँ है, क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? शुरुआती तौर पर लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की नुमाइंदगी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के हितकर नहीं है। लोकतंत्र के हितकर नहीं है। लोकतंत्र में किसी एक तबके के नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। संभव है कि दबाव समूह और आंदोलनों को जनता से समर्थन अथवा धन न मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूहों को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन उनके पास धन ज़्यादा हो और उसके बूते अपने संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाएं। लेकिन थोड़ा संतुलित नज़रिया अपनाएं तो स्पष्ट होगा कि दबाव समूहों और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है। जनसाधारण के हित समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की ज़रूरतों तथा सरोकारों से सरकार को अवगत कराते हैं। दोबारा देख लें। लेकिन थोड़ा संतुलित नज़रिया अपनाएं तो स्पष्ट होगा कि दबाव समूहों और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। सरकार अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है। जनसाधारण के हित समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की ज़रूरतों तथा सरकार को अवगत कराते हैं। वर्ग विशेषी हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हों तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियाँ उस तरह से नहीं बनाई जाए। सरकार को भी ऐसे में पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है। अभ्यास आ गया अब तो। इस कार्टून का शीर्षक है खबर बेखबर। मीडिया में अक्सर किसकी चर्चाएं चलती है? अखबारों में ज़्यादातर किन के बारे में लिखा गया होता है? ग्रीन बेल्ट हरित पट्टी मूवमेंट के अंतर्गत पूरे केन्या में 3 करोड़ वृक्ष लगाए गए। इस आंदोलन के नेता वांगरी मताई सरकारी अधिकारी और राजनेताओं के रूप से बड़े नाखुश है। उनका कहना है कि सन 1970 और 1980 के दशक में जब मैं किसानों को वृक्षारोपण के लिए उत्साहित कर रही थी तो मुझे पता चला कि सरकार के भ्रष्ट कर्मचारी वनों के अधिकांश विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने अपने चहेते डेवलपर्स को ज़मीन और वृक्ष अवैध रूप से बेच रहे थे। सन 1990 के दशक में राष्ट्रपति डेनियल अरेप मोई की सरकार कुछ तत्वों ने जाति समुदायों को ज़मीन के सवाल पर आपस में लड़वा दिया। सन 1990 के दशक में राष्ट्रपति डेनियल अरेप मोई की सरकार के कुछ तत्वों ने जातीय समुदायों को ज़मीन के सवाल पर आपस में लड़वा दिया। इससे रिफ्ट वैली के अनेक केन्यावासियों की आजीविका और अधिकार जाते रहे। खुद अपनी जान गंवानी पड़ी। शासक दल के समर्थकों को ज़मीन मिली और लोकतंत्र समर्थन आंदोलन के पक्ष में बोलने वालों को विस्थापित होना पड़ा। यह सरकार की एक चाल थी जिसका उद्देश्य समुदायों को ज़मीन के सवाल पर आपस में लड़वा कर सत्ता पर कब्जा जमाए रखना था। अगर वे एक दूसरे से बढ़ते रहेंगे तो लोकतंत्र की मांग करने के लिए उनके पास कम मौके होंगे। ऊपर के अनुच्छेद में आपको लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन में क्या संबंध नज़र आ रहा है? इस आंदोलन को सरकार प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए?
ग्रीन बेल्ट हरित पट्टी। कहाँ की बात है? केन्या की बात है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है? वर्णन करें। दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है? दबाव समूह क्या है? कुछ उदाहरण बताइए। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है? वर्णन करें। दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है? दबाव समूह क्या है? कुछ उदाहरण बताइए। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक, वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधि चलाते हैं, क्या कहा जाता है? निम्न में से किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर होता है? स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर होता है। राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। ये सही है। दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं, जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला होता है। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। दबाव समूह लोगों की लामबंदी नहीं करते, जबकि राजनीतिक दल करते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दल में अंतर होता है। ये नहीं है, कुछ लोगों तक नहीं, काफ़ी लोगों तक होते हैं। सत्ता मानना चाहते हैं, ये भी नहीं है। दबाव समूह लोगों की लामबंदी नहीं करते, जबकि राजनीतिक दल करते हैं। क्यों नहीं? दबाव समूह लामबंदी करते हैं, तो यही एक है। शानदार क्वेश्चन है ना। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है? वर्णन करें। दबाव समूहों की गतिविधि लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है? दबाव समूह क्या है? कुछ उदाहरण बताइए। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक, वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधि चलाते हैं, उन्हें कहा जाता है। निम्न में किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर होता है? संगठन और संघर्ष का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए सारणी से सही उत्तर चुनिए। किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन। किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन। वर्ग विशेष के हित समूह। जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन। जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन। लोक कल्याणकारी समूह, है ना। किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चला गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकती है और नहीं भी। चला गया ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकती है और नहीं भी। राजनीतिक दल
या आंदोलन? यही लग रहा है, ये राजनीतिक दल है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें तो सूचियों के नीचे दी गई सारणी में सही उत्तर, दी गई सारणी में से सही उत्तर हो चुने। दबाव समूह, दबाव समूह, दबाव समूह, नर्मदा बचाओ आंदोलन, लंबी अवधि का आंदोलन, लंबी अवधि का आंदोलन है ना, और एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, एक मुद्दे पर आधारित खाद्य विक्रेताओं का संघ, राजनीतिक दल, असम गण परिषद, लंबी अवधि का आंदोलन, महिला आंदोलन, महिला आंदोलन। भाई महिलाओं की समस्याएं वो लंबे समय तक रहती है ना, तो वो लंबे समय तक चलेगा आंदोलन। दबाव समूह, नर्मदा बचाओ आंदोलन, लंबी अवधि का आंदोलन, एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, खाद्य विक्रेताओं का संघ, राजनीतिक दल, असम गण परिषद। दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दबाव समूह और राजनीतिक दलों, दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों की संगठित अभिव्यक्ति होते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों की संगठित अभिव्यक्ति होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, खास तबके के लिए नहीं। कीजिए ना, दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई न कोई पक्ष लेते हैं। दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई न कोई पक्ष लेते हैं। चलिए मान लिया ना, सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं, ऐसा नहीं है। दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों की संगठित अभिव्यक्ति होते हैं। नहीं, संगठित अभिव्यक्ति तो होते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन ये खास तबके की बात आ रही है। जब मैं तो भाई इसमें यही कर रहा हूँ, दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई न कोई पक्ष लेते हैं। क्या बताएं तो इसमें क्वेश्चन देख, ऐसा कैसा क्वेश्चन आएगा। कै कर दे है ना, और खे कर दे, सभी दबाव समूह राजनीतिक, ऐसी बात नहीं है। खे और खे, खे और खे है खे, चल बे कर दिया है, देख लेना। और मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका है। यह गुड़गांव और फरीदाबाद ज़िले का हिस्सा हुआ करता था। मेवात के लोगों को लगा कि इस इलाके को अगर अलग ज़िला बना दिया जाए तो इस इलाके पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, लेकिन राजनीतिक दल इस बात में कोई रुचि नहीं ले रहे थे। सन 1996 में मेवात एजुकेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन तथा मेवात साक्षरता समिति ने अलग ज़िला बनाने की मांग उठाई। बाद में सन 2000 में मेवात विकास सभा की स्थापना हुई। उसने एक के बाद एक कई जन जागरण अभियान चलाए। इससे बाध्य होकर बड़े दलों यानी कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल को इस मुद्दे को अपना समर्थन देना पड़ा। भाई वोट बैंक की राजनीति है ना, जब देना पड़ेगा, अगर जनता विरोध कर रही है तो, और अगर वोट लेना है तो अपना समर्थन देना पड़ा। उन्होंने फरवरी 2005 में होने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले ही कह दिया कि नया जिला बना दिया जाएगा। चुनाव से पहले ही कहते हैं ये, और नया जिला सन 2005 की जुलाई में बना। इस उदाहरण में आपको आंदोलन, राजनीतिक दल और सरकार के बीच क्या रिश्ता नज़र आता है? क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जो इससे अलग रिश्ता बताता हो? ये बात है भाई, मेवात। इस कार्टून का शीर्षक है खबर बेखबर। मीडिया में अक्सर किसकी चर्चाएं चलती है? अखबार में ज़्यादातर किन के बारे में लिखा गया होता है? मीडिया भटक गया भाई, मीडिया ज़्यादातर है ना अब सरकार की पक्षधारी करता है।
क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। आंदोलनकारी समूह ने नए नए मुद्दे उठाए हैं और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया है। राजनीतिक दलों का अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह से आते हैं। एक मिनट। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह से आते हैं। अधिकतर। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। सन 1930 और 1940 के दशक में तमिलनाडु में समाज सुधारक आंदोलन चले। TMK और AIADMK जैसी पार्टी की जड़ें इन समाज सुधार आंदोलनों में ढूंढी जा सकती है। कई लोकतांत्रिक सरकार ने ये पढ़ लिया ना, ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ तथा अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और अधिकारी निकायों में शिरकत कर सकते हैं। हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। राजनीतिक दल से संबंध नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। आंदोलनों की राजनीतिक विचारधारा होती है और बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष होता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष होते हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं अथवा उनको नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन यहाँ तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं अथवा उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों से है। ऐसे दबाव समूह के अधिकतर नेता अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह और आंदोलन इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।